आपके सामने है अब सीटेट 2019 का क्वेश्चन पेपर जो कि जुलाई में हुआ था। तो पर्यावरण के 30 और क्वेश्चंस ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं 2011 से 2020 तक। तो 2019 का जो ये पेपर है इसका भी आपको आंसर जो बताया जाएगा वो ऑफिशियली आंसर की के हिसाब से बताया जाएगा, जो आपकी किताबों में है उसके आधार पर नहीं। चाहे आपके पास किसी भी प्रकाशन की किताब हो, उससे हमें मतलब नहीं कि आपने क्या पढ़ रखा है। हम आपको जो आंसर बताएंगे जो सीटेट जारी करता है रिवाइज्ड आंसर की, उसके हिसाब से बताएंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा में बच्चा पर्यावरण अध्ययन में इंटरेस्ट बनाए अपना, तो शिक्षक के द्वारा व्याख्या दी जाए, निर्देश दिया जाए, किस्सा कहानी या फिर पाठ्यपुस्तक का पठन। सबसे बेहतर क्या होगा? बच्चा प्राथमिक स्तर पे कक्षा 1 से 5 समाज से अभी उसके बारे में परिचित नहीं है, समाज क्या है क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन वो किस्से कहानियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा और कहानी से क्या होगा? बच्चे की कल्पना शक्ति का भी विकास होगा। जैसे कोई आप कहानी सुनाते हैं क्लास में बच्चे को, शेर या चूहा वाली या कोई भी बंदर वाली, तो तुरंत बच्चे के माइंड में बंदर की तस्वीर बन जाती है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा। यहाँ पे पहले प्रश्न के लिए उत्तर मिलेगा आपको तीसरा ऑप्शन, किस्से कहानियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो 1 नंबर आपका चला गया। हमने आपको ईवीएस के ट्रिक में बार बार बताया है और जितने भी आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए हैं उसमें भी हमने आपको बताया है कि पर्यावरण में और सब बातें ठीक होती हैं। खोज का अवसर देते हैं बच्चे को, बाल केंद्रित अध्ययन ठीक है, एकीकृत है क्योंकि इसमें हम पर्यावरण में बच्चे को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और भी कई सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा देते हैं, लेकिन परिभाषाओं पे बल नहीं देते हम ईवीएस में। खासकर ध्यान रखिएगा, हर बार इससे एक क्वेश्चन आता ही है और हर बार आपसे दे देता है ऑप्शन में कि परिभाषा पर बल दिया जा रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जाता सत्य नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हो सकता है चारों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी के बाहर सिखाना, बच्चों के अस्थायी ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबोधित करना। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 था आपके सामने, आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 के लिए ए, सी और डी। तीसरा विकल्प सही होगा। बच्चों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। चारदीवारी से बाहर मतलब ये हुआ कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिर्फ क्लास में ही ना पढ़ाया जाए, बच्चों को बाहर भी ले जाया जाए, पिकनिक पे, चिड़ियाघर या कहीं मलिन बस्ती में, ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे वास्तविक जीवन से जोड़ करके सीख सकें, कुछ प्रत्यक्ष रूप में देख करके सीख सकें। तो यहाँ पे ए, सी और डी, बच्चों के अस्थायी ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी इसका पॉजिटिव आंसर है। तो इसका उत्तर मिला आपको ए, सी और डी। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब ये है कि पर्यावरण आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो किताबों और शिक्षकों के अलावा भी किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और क्यों? पहला ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्या सिर्फ आप शिक्षक और पाठ्यपुस्तक तक ही सीमित रहेंगे? नहीं, वास्तविक जीवन से जोड़ करके घर परिवार के सदस्यों से, समाज के सदस्यों से भी आप सीखते हैं। तो ये बात सही है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा? स्रोत नहीं है, शिक्षक ही स्रोत नहीं है। अगर यहीं पे लिखा होता शिक्षक स्रोत नहीं है तो ये निगेटिव हो जाता। लगा दिया गया ही, मतलब शिक्षक ही स्रोत नहीं है, सिर्फ पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, और भी कई सारे स्रोत हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। बहुत बढ़िया बात है, माता पिता से भी बच्चे पर्यावरण अध्ययन के बारे में सीखते हैं।
यह शिक्षकों की बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। बिल्कुल सही बात है, अवसर लिखा है यहाँ पे, तो ये भी आपका क्या है, हो सकता था आंसर सही। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में आप किसके साथ जाएंगे, आप ऑप्शंस को देखिए। पहले दिया है ए बी सी, बी सी डी, बी सी और सी और डी, तो क्यों हम अन्य स्रोतों को प्रोत्साहित करेंगे। चौथे प्रश्न के लिए जो आयोग ने आंसर दिया था, एक बार हम आपको इसका थोड़ा सा शॉर्ट छोटा करके दिखाना चाह रहे हैं, जिससे आप एक साथ सभी ऑप्शंस को समझ पाएँ। अभी दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आंसर मिलेगा यहाँ पे ए बी और सी, अर्थात इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 4, ए बी और सी। अगला देखिएगा, इसका 4th ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। कुछ एक्टिविटी करा रहा है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करता है, चर्चा करता है। क्रियाकलापों और प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य क्या है, मतलब ऐसा टीचर वो क्यों कर रहा है। बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए, खोजने के अवसर देने के लिए, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए, या फिर बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करने के लिए। 5वां प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं यहाँ पे कुछ कूट तो नहीं दिए हैं, बिल्कुल कूट दिए हुए हैं। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हम क्रॉप करके। अभी आपको दिख रहे होंगे चारों ऑप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 था आपके सामने, और एक्टिविटी और चर्चा क्यों कराई जा रही है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन भी हो रहा है यहाँ पे, खोजने के अवसर भी मिल रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के भी अवसर मिल रहे हैं। विभेद करना मतलब बांटना यानी वर्गीकरण करना, अपने आप में होता है निगेटिव, तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ए बी सी तीनों ही बातें सही हैं, उत्तर मिलेगा आपको दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला 6ठा प्रश्न आपके सामने। 6ठा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन, जो खुद का आकलन किया जा रहा है वो क्या है, वो क्या सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, सीसी मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, या फिर सीखने के समान आकलन है। तो देखिए, जब बच्चा स्वयं का आकलन करे तो उसको हम कहते हैं सीखने के समान आकलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए उत्तर मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीखने का आकलन हम कब लगाएंगे, है ना, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि सीखने का आकलन क्या होता है। तो वो तब होता है के लिए और का और के समान, 3 शब्द हैं ये। तो सीखने के लिए आकलन कब करते हैं आप, ये साथ साथ चलता है। जैसे हम आपको यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ आपसे कुछ पूछते हुए चलें, तो ये होता है सीखने के लिए आकलन। सीखने का आकलन क्या होता है, जैसे हम चिड़ियाघर गए बच्चों को लेकर के, वापस आकर के बाद में हम चर्चा करें, वो होता है जो हमने वहाँ पे सीखा है उसका आकलन। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो आप जानते ही होंगे, लगातार जो मूल्यांकन होता है वो। तो इसका आंसर मिलेगा सीखने के समान आकलन। याद रखिएगा, जब भी दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो और स्वयं खुद का आकलन बच्चा स्वयं कर रहा हो, तो वो हम लगाएंगे सीखने के समान आकलन। क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनके प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बना रहा है, ग्रुप क्यों बना रहा है। ग्रुप इसलिए बना रहा है क्योंकि बच्चा क्या चाहता है कि टीचर क्या चाहता है, सहपाठी अधिगम हो, बच्चे एक दूसरे से आपस में अंतःक्रिया करके सीख सकें। वाइगोत्स्की भी इस बात का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी विकल्प हो जाएगा कि बच्चा अंतःक्रिया में सुधार चाहता है। यहाँ पे कहा जा रहा है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं कि सिर्फ अनुशासन के लिए ही किया जा रहा हो, और ना ही कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम ABCD चारों ऑप्शन टिक कर दें। हमें 2 ही ऑप्शन लेने हैं, और 2 में हमें सबसे प्रभावशाली पहले ही मिल गए हैं कि ये सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। अनुशासन के लिए टीचर ये नहीं कर रहे हैं, ग्रुप में बांट रहे हैं कि इनसे अनुशासन बना रहे। ये हो सकता था ऑप्शन सी, हो सकता था, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन सीटेट ने नहीं दिया कि आप लगा पाएँ A, B और C, है ना। अगर आप C लेते हैं तो C के साथ आपको A लेना पड़ेगा, या तो आप D लीजिए, तो D है नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। C अगर आप ले लें, A ले लेते हैं, तो फिर B छूट रहा है। तो सबसे प्रभावशाली जो सीटेट के द्वारा आंसर किया गया है वो है आपका A और B, अर्थात इसका आंसर मिलेगा तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका आंसर आ चुका है तीसरा विकल्प। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीटेट के अनुसार माननी पड़ेंगी, जो वो आंसर देता है वो सही मानना पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग तुरंत काम कर गया होगा कि हम बच्चों को याद नहीं कराते हैं। प्रश्न पूछना अच्छी बात है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार अच्छी बात है, सहभागिता भी अच्छी बात है, लेकिन याद करना, रटना, ये सब क्या है, निगेटिव है। और क्वेश्चन भी आपसे वही जानना चाह रहा था, क्या निगेटिव है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। देखिए, चित्र को आप देख करके अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती है, लेकिन इसका संबंध दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। चित्र को देख करके आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप संकेतकों को आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो चित्र आप देखते हैं, मतलब ऑब्जर्व भी करते हैं, चित्र से संबंधित जो चीज़ें होती हैं अवलोकन भी करते हैं, विश्लेषण भी करते हैं और अभिव्यक्त भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियली आंसर की यहाँ पे भी आपको आंसर मिलेगा A, B, C और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। चित्र को देख करके यहाँ पे कोई प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं, जो क्रियाकलाप की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 4। कहा जा रहा था निम्नलिखित में से बच्चों में से कौन सा संकेतकों का आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो चित्र पढ़ करके आप कैसे, क्या प्रयोग कर पाएंगे। कोई चित्र को आप देखें और उस पर आप कोई प्रैक्टिकल कर पाएंगे, नहीं। अभिव्यक्त कर सकते हैं, विचारों को उसमें आप रख सकते हैं, चित्र के बारे में आपके क्या विचार हैं। अवलोकन तो आप कर ही रहे हैं फिगर को आप देख करके, विश्लेषण भी, लेकिन प्रयोग करना नहीं माना गया। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 4। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। अब आप यहाँ पे किताबों में देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा जांच सूची। कई टीचर्स ने भी आपको शायद यही बताया होगा, लेकिन ऑफिशियली आंसर की से जब चेक करेंगे तब आपको मिलेगा यहाँ पे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। तो इसका 4th ऑप्शन होगा। यहाँ पे साक्ष्य आपको दिखाए जा रहे हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये आपका सीटेट जुलाई का ही साक्ष्य है पेपर और ऑफिशियली आंसर की के हिसाब से। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे भी आपको देखिए, अब वो ट्रिक से आपको 2 प्रश्न मिल गए। हमने आपको बता रखा है कि पर्यावरण में हम परिभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, और 11वें प्रश्न में दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि परिभाषा प्रदान के लिए प्रोत्साहित करना, अर्थात यही ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, क्योंकि क्वेश्चन था निगेटिव, पूछ रहा था, उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन क्यों, क्योंकि पहले में कहा जा रहा है बच्चों को स्वयं अपने हाथ, तो ये तो अच्छी बात है, क्रियाकलाप की बात कही जा रही। जिज्ञासा और सृजनात्मकता जो तीसरा ऑप्शन है ये भी पॉजिटिव है। परिवेशी मुद्दों पर ये भी अच्छी बात है, लेकिन पर्यावरण में हम परिभाषा का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इसका आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपनी पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। लोगों ने अपने घर होगा यहाँ पे, ये घर 2 मंजिलें हैं। नीचे मंजिल पर जानवरों को रखा जाता है। NCERT कक्षा 4 की किताब से ये चैप्टर है आपका घरों के बारे में, वहीं से प्रश्न पूछा गया है। तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर ही रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा सभी इन्हीं पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र के नीचे किस प्रदेश का भाग है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश में घर कैसे होते हैं। जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट प्रीवियस ईयर में बताया है कि जो असम में होते हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, है ना, बांस के। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जम्मू कश्मीर की बात कही जा रही, तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। झूम खेती के बारे में क्या कहा जा रहा है, एक फसल प्राप्त यानी कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, बात बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, इस जगह जो बांस या खरपतवार उग आता है उसे उखाड़ कर के जला देते हैं। छोटा सा शब्द है यहाँ पे उखाड़ कर, इसीलिए ये इसका आंसर नहीं होगा, बी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो खरपतवार उग आता है उसको हम उखाड़ते नहीं है, एज इट इज़ ऐसे ही लगा हम जला देते हैं, तो ये गलत हो गया। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख, ये सही था। अब बता रहे हैं इसका आंसर, ये माना क्यों नहीं गया। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, तो गहरा जोता नहीं जाता, ऐसे ही मिट्टी को हाथ से बराबर करके और बीज छिड़क दिए जाते हैं, जुताई नहीं की जाती, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला बिल्कुल 100% सही है और दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही है, लेकिन ए और सी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम सिर्फ ए लगाएंगे। आंसर मिलेगा यहाँ पे क्या, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 2। और हाँ, पेपर में आप ये गलती मत करिएगा भूल से भी,
पता है कौन सी गलती? ऐसा ना हो आप ये वाला ऑप्शन देखें और आपको लगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का पहला ऑप्शन सही होगा और आप OMR में भी पहला ही भर दें, और जब भैया आपने पहला भर दिया तो आंसर तो इसके हिसाब से चेक होगा ना, बी और सी, आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा, पेपर पलट करके देख लीजिएगा कहीं कूट तो नहीं दिया है। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? तीसरा ऑप्शन। हालांकि सही इसका ये है लेकिन आंसर इससे चेक होगा, तो आप क्या लगाएंगे? केवल ए। पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, ये गलतियां हो सकती हैं आपसे। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, सबसे पहले आप ऑप्शंस को देखा करें। 3 ऑप्शंस के कपल दिए, यहाँ पे 2 हैं, मतलब चारों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते। एक ऑप्शन ऐसा आप ढूंढ लीजिए जो केचुओं के बारे में गलत हो, फिर देखिए और कौन कौन से सही हैं। तो केचुआ जो क्या है, मृत पत्तियों को खाते हैं। इनसे जो मल निकलता है जमीन उपजाऊ, बहुत बढ़िया आपने देखा होगा है ना, केचुए की जो वो होता है मल बिल्कुल मिट्टी जैसा ही होता है, तो ये सही है। केचुए खरपतवार खाते हैं, केचुए खरपतवार नहीं खाते। ऊपर ही जब लिखा है कि मृत पत्तियों को खाते हैं तो खरपतवार कैसे खा लेंगे, ये गलत हो गया। जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, सही है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाती है, सही है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल गए? पहला यानी ए, सी और डी। ए, सी और डी आपका कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14? तो इसका है पहला ऑप्शन, इसका सही होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया आपने अभी तक, एक बार लाइक कर दे। इतने लोग जुड़े हैं लाइव क्लास में, सभी लोग लाइक करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आदिवासी हजारों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, देखते ही आप पहचान गए होंगे, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आदिवासी हजारों साल पहले कांस्य यानी ब्रिज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांस्य का उपयोग होता है। कांस्य के विषय में, मतलब कांस्य जो होता है ये किन किन से मिलकर के बना है? तो ये कापर और टिन का मिश्रण है। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 2। 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा गया है और 2-3 साल बाद ये फिर से रिपीट हो जाता है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो आइए दिखाते हैं आपको कहाँ का प्रिय भोजन है। आंसर इसका होगा केरल। केरल का प्रिय भोजन है। उत्तर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि लिंगहू फेन कहाँ के लोग खाते हैं? सांप के मांस को लिंगहू फेन कहते हैं। यह भी प्रश्न 2 से 3 बार आया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? रंग पूछा जा रहा है। नारंगी और लाल, काला, सफेद, बैंगनी, नीला, हरा और पीला। तो आंसर मिलेगा यहाँ पे काला और सफेद, अकॉर्डिंग टू NCERT। चेक कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर शायद 12 या 13 है, क्लास नंबर 4 का, कक्षा 4 की किताब से ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो अरब सागर पे कौन कौन से हैं राज्य आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। 18 के लिए आंसर करें आप सभी लोग, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है अरब सागर। उत्तर मिलेगा आपको केरल, कर्नाटक और गुजरात। मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं केरल, कर्नाटक और गुजरात इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ है? झारखंड कहाँ है? तो इसके लिए आपको हम ले चलते हैं मैप में और दिखाते हैं झारखंड है कहाँ। साथ ही साथ आंसर जान लीजिए इसका। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा झारखंड, ये यहाँ पे है झारखंड, ठीक है। झारखंड के नीचे देखिए क्या है, उड़ीसा है। तो अगर हम दिशा की बात करें तो उड़ीसा कहाँ पे है? इसके हिसाब से दक्षिण में है, और झारखंड कहाँ है? उत्तर में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? झारखंड। आपसे पूछ रहा है कि झारखंड कहाँ पे है, तो झारखंड उत्तर में है, ठीक है। किसके उत्तर में है? तो उड़ीसा के उत्तर में है झारखंड। उड़ीसा के उत्तर में है झारखंड। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर ए। एक बार मैप को आप जूम करके देख लीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे बना है, ठीक है। दिशा भी हमने आपको दिखा दी किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे उड़ीसा है और यहाँ पे झारखंड है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? ग्रीस, कोयला, डीजल, मोम। कोयला जो है ये पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। ग्रीस, डीजल, मोम ये पेट्रोलियम से ही प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है। ये जो आपका ये NCERT से नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में लिखा है विविध। तो विविध में कभी कभार 1-2 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस, यानी कभी कभी साइंस से या पॉलिटिकल साइंस से या फिर कुछ दिवस वाले प्रश्न विविध में पूछ लेता है। तो उसी से प्रश्न है, एक आधा प्रश्न आ जाएगा, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा, बाकी की आप अच्छे से तैयारी करिए।
तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पूर्णिमा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको पता होगा कि होली जो है पूर्णिमा को होती है, मतलब इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा। दीपावली अमावस्या को होती है, तो ये ऑप्शन देखते ही आप काट दीजिए, मतलब ये ऑप्शन कट गए। ये कट गए क्योंकि दीपावली अमावस्या को होती है, आप सभी जानते ही होंगे। होली, रक्षाबंधन, ये दोनों होते हैं पूर्णिमा को, ठीक है। और गुरु नानक जन्मदिवस भी पूर्णिमा को होता है। ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि महाशिवरात्रि जो है, महाशिवरात्रि ये चतुर्दशी को होती है, फागुन माह के चतुर्दशी को होती है महाशिवरात्रि। होली फागुन की पूर्णिमा को होता है। दीपावली कार्तिक की अमावस्या को होती है। रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा में होती है, यानी सावन में। और गुरु नानक कार्तिक की पूर्णिमा को होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए पहला ऑप्शन, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक का जन्मदिवस। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा हम शॉर्ट कर दें। हाँ, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासियों की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष यूनिट अथवा इकाई है जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती। तो ये टिन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जैसे हम लोगों के गाँव में आसपास क्या होता है, जो जगह दी जाती है या बेची जाती है, खरीदी जाती है, वो स्क्वायर फीट में या तो बीघा में दी जाती है, बीघा या बिसुआ कहते हैं, है ना। तो वहाँ पे कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे मिजोरम हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, टीन क्या है, एक मात्रक है क्या टीन? तो वह भूमि है जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 4। उत्पादन करता नहीं है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, उसी को कहते हैं टीन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। न्यूमेरिकल वाले प्रश्न आपको हम कराएंगे इस वीडियो के लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 25 है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो देखिए, पर्यावरण जो है कक्षा 1 से 5 में पर्यावरण में ही विज्ञान और सामाजिक विषय के जो टॉपिक्स हैं उनको रखा गया है कुछ, क्योंकि ये क्या है, इस आयु वर्ग के बच्चे क्या है, अपने परिवेश को ही समग्र रूप में देखते हैं, परिवेश में ही सारी चीज़ों को देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप में सीखते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को। इसका यही आंसर है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए शहरों में किसी एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके क्या, बर्लिन में नहीं, थिम्पू नहीं, काबुल नहीं। तो आंसर मिलेगा अबू धाबी। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं और जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यानी हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 वर्ष पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरीके से सूख गए हैं। सूखने के कारण क्या हैं? पहला ऑप्शन है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। दूसरा है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों को जमीन या कोलतार या सीमेंट से ढक दिया गया है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियाँ लगी हैं। भूमिगत पानी को सींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए। मान लिया आपको लग रहा है कि सभी कारण हैं, लेकिन सभी ऑप्शन में तो नहीं है, मतलब एक कोई ऐसा कारण होगा जो नहीं होगा, बाकी 3 सही होंगे कारण। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको देखना है, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ठीक है कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं है, और कुछ कुएं ढक भी दिए गए, तो दूसरा भी ऑप्शन सही है, ठीक है। भूमिगत पानी को सींचने के लिए विद्युत मोटर चालित पंप भी लग गए, ये भी सही है। तो आंसर क्या मिला आपको यहाँ पे, ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपको मिला आपको ऑप्शन नंबर 2। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, हर घर में टोटियाँ लगी हैं, फिर भी कुछ लोग कुएं का उपयोग करते हैं, तो ये गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी से ही ये भी प्रश्न बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 को आपको उत्तर मिला ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 थीमों में से एक नहीं है? हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन या फिर आवास। क्वेश्चन नंबर 28, तो ये जो काम और खेल है ये मुख्य थीम नहीं है, ये उप थीम है। आइए बताते हैं आपको थीम क्या होता है।
देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को एकीकृत स्वरूप प्रदान करने के लिए 6 विषय क्षेत्र परिवार और मित्र संबंध कार्य एवं खेल जानवर। अभी पूरी बात सुनिएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो लिखा है कार्य और खेल, है ना, पूरी बात सुनिएगा। भोजन आवास जल यात्रा और ये सब चीज़ें लिखी हैं। इसके बाद कहा जा रहा है यहाँ थीम को साधारण अर्थों में समझे तो ये एक विशेष प्रकार के माहौल का है जिसमें सभी कुछ एक जैसा हो ऐसा एहसास होता है। पाठ्यक्रम में यह कमोवेश उसी अर्थ को चरितार्थ करते हुए विषयों को एक जैसा यानी एकीकृत स्वरूप में रखते हुए सीखने और सिखाने का एक नए तरीके के रूप में ध्वनित होती है। ये है मुख्य थीम 6 परिवार और मित्र। और इससे हर बार प्रश्न पूछा जाता है। 2011 से ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, थीम से एक प्रश्न जरूर आता है। 19 में भी आया है, मतलब जो दिसंबर में हुआ था उसमें भी आया हुआ है, 18 में भी आया है। तो ये 6 मुख्य थीम हैं। अब बताएं उप थीम कौन कौन सी हैं। तो पौधे एवं जानवर, रिश्ते संबंध, काम और खेल, ये आपका ऑप्शन था। तो ये क्या है, उप थीम है, ये मुख्य थीम नहीं है। और यही आपसे पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि 6 मुख्य उप थीम में से एक नहीं है। तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, भोजन आवास ये मुख्य थीम है, काम और खेल क्या है, ये उप थीम है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कक्षा होगा यहाँ पे, कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य। ये भी एक पैटर्न है, मतलब इस पर भी 3-4 बार प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन को किस विषय के रूप में हमें देखना है। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों को जो पर्यावरण पढ़ाया जाता है वो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसका 4th ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आसान नहीं है पर्यावरण अध्ययन, तो ये गलत हो गया, नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया, गलत हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ ठीक था कि संबंधित मुद्दों, लेकिन यहाँ पे क्या है, भाषा और गणित, ये डायरेक्ट एनसीएफ 2005 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में कैसे प्राथमिक स्तर के बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए कक्षा 1 और 2 में। तो कक्षा 1 और 2 में गणित और भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है पर्यावरण, ऐसा एनसीएफ का मानना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों किया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब मिलेगा क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश से मुद्दे, देखिए अभी हमने आपको दिखाया था थीम के बारे में, क्यों किया गया है, क्योंकि बच्चे स्थानीय परिवेश से जुड़ करके प्रत्यक्ष रूप में देख करके अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए ऐसा किया गया है कि कुछ थीम प्रस्तावित की गई है, कुछ उप थीम प्रस्तावित की गई हैं। इसीलिए पाठकों को कम करने के लिए नहीं, परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए नहीं। आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने स्किप किया था जो था न्यूमेरिकल वाला। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ, रेलगाड़ी 9:45 से चल दी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, निकालना क्या है, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आपने पढ़ा होगा बहुत बार। तो दूरी हमें पता है, दूरी दी है 1140 किलोमीटर है, समय नहीं पता है। ट्रेन कब चली है, 30 तारीख को चली है, कितने बजे चली है, तो 9:45 पे चली है, ठीक है। और यहाँ पे अगले दिन ही लिखा है, मतलब एक ही दिन का अंतर है। तो अगर 9:45 पे ट्रेन में हम बैठ गए हैं और अगले दिन 9:45 ही हम पहुँचे तो 24 घंटे हमारे लग जाएंगे, समझिएगा। लेकिन ट्रेन 9:45 पे नहीं पहुँची, ट्रेन कब पहुँच गई, 7:15 पे। तो 9:45 और 7:15 के बीच में कितने घंटे का अंतर है ये आप निकाल लीजिए, ठीक है, और आपका समय निकल आएगा। तो जब आप निकालेंगे, टोटल हमने 24 घंटे जोड़े थे, ठीक है, लेकिन हम पहुंच गए कब, हम पहुंच गए हैं पहले ही, 2.5 घंटा पहले ही पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1140 हो जाएगा, यहाँ पे दिया है ऑलरेडी पहले से। दूरी क्या हो जाएगी 1140। समय कितना हो जाएगा, समय आपका कितना हो जाएगा बताइए, समय हो जाएगा आपका, देखिए 22.5 घंटा, 21 घंटा। तो 21.5 का मतलब क्या हुआ, 21 सही 1/2। तो हम इसको ये कह लें 21 दूना 42 और 1 43, 43/2 घंटा, 43/2 घंटा हुआ आपका कुल समय लगा। अब औसत चाल कैसे हम निकालेंगे, तो चाल बराबर होता है दूरी कितनी है 1140, क्वेश्चन में दे रखी है, हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं। तो इसको हमने लिख लिया 1140 और समय कितना लगा, तो हमने आपको बताया 43/2 घंटे लगी, 2.5 घंटे हमने कम कर दिया, 21.5 घंटा आ गया। 21.5 मतलब 43/2, 21 दूना 42 और 1 43। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो ये मैथ का नियम होता है कि 1140 जैसे लिखा है, नीचे कोई संख्या है बटे में, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा
कितना 43। इसको आप हल कर लीजिए। जब आप इसको हल करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो आएगा लगभग 53.2। तो आप इसका आंसर लगाएंगे 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। हर बार एक क्वेश्चन आता है इस पर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कठिन वाला क्वेश्चन, आप x पर स्थित हैं और आपका विद्यालय y पर है। आपके घर से आपके विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। दिसंबर में भी आया है इसी तरीके से, और 18 में भी आया। वहाँ पे डॉक्टर वाला कुछ कॉन्सेप्ट था कि डॉक्टर का घर है, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया कि आप x पर हैं। तो हम मान लेते हैं कि x कहाँ पे है, कहीं पे भी मान लें। हमने मान लिया कि x यहाँ पर है, ठीक है, x यहाँ पर है, और हमारा विद्यालय कहाँ है, विद्यालय कहाँ है, कहीं पे होगा, हमें नहीं पता है, y कहीं पे होगा। आपके घर से आपके विद्यालय तक कोई सीधी सड़क नहीं है, तो हम कहाँ जाते हैं, पहले a पर जाते हैं। a किधर है, x के ठीक उत्तर में 30 मीटर। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, इसको हटा दें, यहाँ से हमने मान लिया यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे a है, यहाँ पे a है 30 मीटर पे। a के बाद फिर क्या हुआ, x के ठीक उत्तर में, बात ठीक हो गई 30 मीटर। फिर हम कहाँ जा रहे हैं, b पर जा रहे हैं। तो b मान लिया किधर है, क्वेश्चन में ही लिखा है a के ठीक पश्चिम में है, तो पश्चिम इधर होगा। यहाँ पे आ गए हम b पर, 40 मीटर की दूरी पे है, तो हमने 40 लिख लिया। फिर क्या है, फिर आप c पर जाते हैं जो b के ठीक उत्तर में है। तो b का उत्तर किधर होगा, ऊपर होगा c। तो यहाँ पे हम आ गए, c पर पहुँच गए, ठीक है। और अंत में आप y पर पहुँच जाते हैं, विद्यालय, जो कि हमें पता ही नहीं था कहाँ पे है। तो y पर पहुँच जाते हैं। y कहाँ है, c के ठीक पश्चिम में। तो c का पश्चिम कहाँ होगा, यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। ये y पे हम पहुँच गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। ये विद्यालय है, ठीक है, ये विद्यालय है, और हम यहाँ पे थे। तो यहाँ से अगर हम निकालें, ये दिशा कौन सी होगी, यही तो पूछेगा आपसे। यहाँ पे हम थे, ये दिशा कौन सी होगी। तो मैप में ये होता है पूरब इधर, पश्चिम इधर होता है, ठीक है, उत्तर इधर, दक्षिण इधर होता है। लेकिन हमारी तो ये क्रॉस कर रही, तिरछा जा रही है। तो ये कौन सी दिशा होगी, ये होगी आपकी दक्षिण पूर्व। कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व होगी या फिर कोई और दिशा होगी, आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न का आपको आंसर मिलेगा दक्षिण पूर्व, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर